मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास ये रात बड़ी कातिल है, भाग 1। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अध्याय 1। बरसात की रात। रात 8 बजे। इस बार दिल्ली की सर्दियों में बारिश अपना अलग ही स्यापा कर रही थी। कहने वाले तो कहने लगे थे कि दिल्ली भी बारिश के मामले में अब मुंबई बनती जा रही है। एक तो जनवरी के पहले सप्ताह की कड़ाके की सर्दी और उस पर यह बारिश का कहर। मैं उसी सर्दी की मार से बचने के लिए इस वक्त अपने फ्लैट में अपने बेड पर और अपनी ही रजाई में लिपट कर अपनी सर्दी को दूर भगाने का प्रयास कर रहा था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन अहमक इंसान है जो बेवजह दिल्ली के मौसम का आंखों देखा हाल सुना रहा है। वैसे तो अभी तक आपने अपने इस सेवक को पहचान ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैं अनुज दिल्ली में एक छोटा मोटा जासूसी का धंधा करता हूँ। ना, मैं कोई रॉ का एजेंट नहीं हूँ। मैं तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ जो सिर्फ कत्ल के केस में ही अपनी टांग घुसाता है। जासूसी के बाकी धंधों मसलन शक, धोखा, पीछा, तलाक जैसे सड़क छाप धंधों से मैं दूर ही रहता हूँ। बंदे को बचपन से ही जासूसी उपन्यास पढ़ने का शौक इस कदर था कि जिस उम्र में मुझे स्कूल की किताबें पढ़नी चाहिए थी, उस उम्र में मैं दिन रात जासूसी किस्से कहानियां पढ़ा करता था। इसी वजह से अब उनका मन भी सिर्फ जासूसी में ही अपना मुकाम बनाने का करने लगा था। वैसे तो आपका ये सेवक जासूसी में दिल्ली से लेकर मेरठ, आगरा, मुंबई और राजस्थान तक अपने झंडे गाड़ चुका था और आज किसी परिचय का मोहताज नहीं था। लेकिन मेरी एक नक्चड़ी सेक्रेटरी है जिसका नाम रागिनी है। वो बंदे की इस काबिलियत की जरा भी कदर नहीं करती। उसकी नजर में अपने आज भी घर की मुर्गी दाल बराबर है। लेकिन उसकी महिमा का बखान मैं बाद में करूंगा। इस वक्त आपके इस जिल्ले के फ्लैट को कोई बुरी तरह से पीट रहा था। दरवाजा इतनी बेतरतीबी से पीटा जा रहा था कि मानो कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। मैं हड़बड़ाकर अपनी रजाई में से निकला और दराज में से अपनी पिस्टल निकालकर अपने बरमूडा में फंसाई और तेज कदमों दरवाजे की ओर बढ़ गया और दरवाजे के पास जाकर ठिठक गया। कौन है? क्यों दरवाजा तोड़ने पर आमदा हो? मैंने बंद दरवाजे के पीछे से ही बोला। दरवाजा खोलो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। ये किसी लड़की की घबराई हुई आवाज थी। अब एक तो लड़की और ऊपर से मुसीबत जदा और ऊपर से गुहार भी उस इंसान से लगा रही थी जो मुसीबत जदा लड़कियों का सबसे बड़ा खैर खा था। तो अब दरवाजा खोलना तो बनता था। सो मैंने दरवाजा खोला और फौरन से पेशतर खोला। दरवाजा खुलते ही मुझे यूं लगा मानो कोई आंधी तूफान कमरे में घुस आया हो। वो लड़की 150 किलोमीटर की रफ्तार से कमरे में घुसी और सीधा मेरे बेड पर बैठ गई। मैं किन कर्तव्यमों सा बस उस लड़की की ओर देखता रहा। उस मोहतरमा में एक बार भी मुझसे अंदर आने के लिए पूछना गवारा नहीं समझा था। दरवाजा बंद करो ना, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? उस लड़की की आवाज जैसे ही मेरे कानों में पड़ी, मैंने हड़बड़ाकर दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर उस लड़की पर पहली बार पूरी नजर पड़ी थी। लड़की ऊंची लंबे कद की बेहिंता खूबसूरत थी। उसके कटीले नैन नक्श पर उसका मक्खन में सिंदूर मिला रंग तो कयामत ही ढा रहा था। उसे ध्यान से देखते ही मेरे दिल की घंटियां किसी मंदिर के घड़ियाल की तरह बजने लगी थी। पता नहीं साला ये अपनी उम्र का तकाजा था या अभी तक कुंवारा रहने का नतीजा था कि आजकल अपन को हर लड़की खूबसूरत लगती थी। मुझे इस तरह से कुत्ते की तरह से अपनी तरफ घूरते हुए देखकर वो लड़की अब बेचैनी से अपना पहलू बदलने लगी थी। हो गया हो तो अब इधर भी आ जाओ। उस लड़की को शायद ऐसी निगाहों का अच्छा खासा तजुर्बा था। होता भी क्यों ना, जो जलवा उसकी खूबसूरती का था उसके मद्देनजर तो जिसने भी डाली होगी मेरे जैसी नजर ही डाली होगी।
लेकिन आपके इस सेवक ने लड़की के बोलते ही अपनी इस छिछोरी हरकत पर ब्रेक लगाई और चहलकदमी करता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक तो साला सर्दी का मौसम, ऊपर से कड़कड़ाती बरसात, और अब ये कहर बरपाती मेरे ही बेड पर बैठी हुई मोहतरमा। मेरी जगह कोई और होता तो अभी तक इस खूबसूरत बला के साथ पूरी रात की योजना अपने ख्यालों में बना चुका होता। लेकिन अपनी नजर भले ही कितनी भी कुत्ती हो, दिल शीशे की तरह साफ है। कौन हो तुम, और इतनी बरसात में मेरे पास क्यों आई हो? मैं अब उसकी सुंदरता के खुमार से कुछ कुछ निकलते हुए बोला। मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई मारना चाहता है। उस लड़की की आवाज में फिर से घबराहट का पुट आ चुका था। लेकिन आपको मेरे बारे में किसने बताया कि मैं मुसीबत ज़दा हसीनाओं की मदद आधी रात को भी सिर के बल चलकर करता हूँ? मैं अब अपनी जासूस वाली फॉर्म में आता जा रहा था। मैं आपको नहीं जानती। मेरे पीछे तो कुछ लोग लगे हुए थे। मैं तो उनसे बचने के लिए आपके फ्लैट का दरवाजा पीटने लगी थी। उन मोहतरमा ने जो बोला वो मेरे लिए अनअपेक्षित था। ऐसे कोई, जबकि सर्दियों के दिनों में 8 बजते ही आधी रात का आलम लगने लगता है, क्यों किसी अनजान के घर में ऐसे घुसेगा? और ना सिर्फ घुसेगा, बल्कि आकर आराम से आकर बेड पर बैठ जाएगा। आप हो कौन? और कौन लोग हैं जो आपकी जान लेना चाहते हैं? मैंने एक स्वाभाविक सवाल किया। मेरा नाम अनामिका है। मैं यहीं आपके इलाके के सेक्टर 11 में रहती हूँ। मैं इधर किसी काम से आई थी, लेकिन जब मैं घर वापस जा रही थी तो मैंने देखा कि 4 लोग मेरा पीछा कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर घबरा गई और भागने लगी। तभी आपके फ्लैट पर नजर पड़ी। आपकी लाइट भी जली हुई थी, तो आपके फ्लैट का दरवाजा पीटने लगी। अनामिका ने बोला। उन लोगों को आपने पहले भी कभी अपने पीछे आते देखा है या आज ही देखा था? मैं अब उससे सवाल जवाब करने के मूड में आ गया था। उन लोगों को तो मैंने आज ही देखा था, लेकिन मुझे कई दिनों से लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। अनामिका ने रहस्यमय तरीके से बोला। ऐसा लगने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। क्या आपको किसी से अपनी जान का खतरा है? मैंने उसके जवाब में ही सवाल ढूंढा। खतरा तो मेरी जान को बहुत है। मुझे नहीं पता कि मौत किस पल मेरा शिकार कर ले। अनामिका की आवाज से ही ये बोलते हुए उसका डर झलक रहा था। कौन लेना चाहता है तुम्हारी जान? मैंने फिर से उसी सवाल को घुमा फिरा कर पूछा। धीरज। पूरा नाम उसका धीरज खत्री है। अनामिका ने मुझे उस बंदे का नाम बताया। आप धीरज को कैसे जानती हैं? मेरा यह पूछना भी स्वाभाविक था। किसी समय वो मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन जल्दी ही मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने गलत आदमी से प्यार कर लिया है। उसके बाद मैंने उससे अपने रिलेशंस खत्म कर लिए और दूसरी जगह शादी कर ली। उसके बाद से वो बंदा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। अनामिका ने पूरी बात बताई। देखिए, मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मेरा पाला हर रोज ऐसे लोगों से ही पड़ता है। आप मेरा ये कार्ड रख लीजिए और कल मेरे ऑफिस आकर मुझे सभी कुछ डिटेल में बताइए। हो सकता है इसके बाद आपका बॉयफ्रेंड फिर कभी आपको परेशान ना करे। मैंने उसको विश्वास दिलाने वाले शब्दों में बोला। अगर आपने सच में मेरा उस आदमी से पीछा छुड़ा दिया तो आपको आपके वजन के बराबर नोट से तोल दूंगी। अनामिका ने उत्साहित स्वर में बोला। लेकिन मैडम, इतना तो बता दीजिए कि वो नोट 10 के होंगे या 2000 के होंगे? मैंने उसकी बात का झोल पकड़ते हुए बोला। मेरी बात सुनकर वो नाजनीन न केवल मुस्कुराई, बल्कि खिलखिलाकर हंस भी पड़ी। आप बहुत हाजिर जवाब हो अनुज साहब। अनामिका ने मेरा नाम मेरे विजिटिंग कार्ड पर पढ़ते हुए बोला। चलिए, अब मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी रात अब गहरी होती जा रही है। मैंने अनामिका की तरफ देखकर बोला। काफी शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो अनुज साहब, वरना मौसम का तो आशिकाना है। उस जालिम ने एक ऐसी बात बोलकर मेरे दिल के तारों को झनकृत कर दिया। इस मौसम की वजह से ही तो बोल रहा हूँ। आपके कपड़े गीले हो चुके हैं, घर आपका पास ही है। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ ताकि आप इन गीले कपड़ों से छुटकारा पा सको। मैंने अनामिका की बात को एक नया मोड़ दिया। लेकिन मैं अभी घर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पति भी आज घर पर नहीं है और मुझे ऐसे हालत में डर भी बहुत लगता है।
अनामिका अब सीधे सीधे मेरे गले पड़ रही थी, जबकि मेरी छठी इंद्री मुझे बार बार सचेत कर रही थी। मुझे न जाने क्यों ये लड़की खुद को जो बता रही है वो नहीं लग रही थी, लेकिन इस बार उसने जो बहाना बनाया था उसने मुझे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा था। लेकिन देवी जी, ये बंदा यहाँ अकेला रहता है, कल को किसी को पता चलेगा तो आपकी बदनामी नहीं होगी। मैंने वो बात बोली जो आजकल के जमाने में अपनी अहमियत खो चुकी थी। मेरी इस बात को अनामिका की हंसी ने सही भी साबित कर दिया था। किस जमाने में जी रहे हो अनुज बाबू? आजकल किसके पास इतनी फुर्सत है कि कोई मेरी रातों का हिसाब रखे कि मैं अपनी रात कहाँ और किसके साथ बिता कर आ रही हूँ। यार, अब ये फालतू की बातें बंद करो और अगर एक कप कॉफी पिला सकते हो तो पिला दो। अनामिका मेरे गले पड़ने में कामयाब हो चुकी थी। मैं मरता क्या ना करता के अंदाज में अपने किचन की ओर चल दिया। कॉफी की जरूरत तो मुझे भी थी, इसलिए मैंने कॉफी के लिए कोई आनाकानी नहीं की। मैंने अपना बरमूडा से अपनी पिस्टल को निकालकर दराज में डाला और कॉफी बनाने के वास्ते किचन की ओर चल दिया। मैं कुछ 10 मिनट के बाद कॉफी बनाकर जब बेडरूम में पहुंचा तो अनामिका वहां नहीं थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मैंने बाथरूम की तरफ देखा, उसका दरवाजा भी बाहर से ही लॉक था। मैंने दरवाजे पर नजर डाली। दरवाजा इस वक्त हल्का सा खुला हुआ था। मुझे तत्काल इस बात का ध्यान हुआ कि दरवाजा मैंने अनामिका के घर में घुसते ही बंद कर दिया था। अब दरवाजा खुला होने का मतलब था कि चिड़िया फुर हो चुकी थी। मैंने दोनों कॉफी के कप टेबल पर रखे अपने बेड पर धम से बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे फ्लैट में आने का उसका मकसद क्या था और वो जिस तरह से एकाएक गायब हुई है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। अचानक ही मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और मैं अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। मैंने तत्काल कमरे में अपनी नजर घुमाई। घर की सभी चीजें अपने स्थान पर यथावत थीं। फिर मैंने दराजों को खंगालना शुरू किया। दराज में नजर पड़ते ही मेरे होश फाख्ता हो चुके थे। आपके सेवक की पिस्टल दराज से गायब थी। अगली मनहूस सुबह। अध्याय 2। मैं 1 घंटे के अंदर ही इस वक्त लोकल थाने में पहुंच गया था। जिस एसआई के पास मुझे ड्यूटी अफसर ने भेजा था उसका नाम देवप्रिय था। मैंने अपनी आप बीती सुनाई और अपने पिस्टल का लाइसेंस भी उसके सामने प्रस्तुत किया। आप बोल रहे हो कि ऐसे बरसात के मौसम में कोई अनजान लड़की आपके फ्लैट पर आई, आपने उसे इंसानियत के नाते पनाह दी और वो आपके पिस्टल को चुरा कर भाग गई, मतलब आपको ही सेंधी लगाकर चली गई। देवप्रिय ने मेरी ही बातों को दोहराया। जी, मैंने इस बार संक्षिप्त सा जवाब दिया। क्या जी, पुलिस को इतना अहमक समझा है क्या, जो आप कोई भी कहानी सुनाओगे और हम उस कहानी पर विश्वास कर लेंगे? देवप्रिय अप्रिय स्वर में बोला। मैंने आहत नजरों से उस पुलसिये को देखा। आपको क्या लगता है कि मैं आपको कोई झूठी कहानी क्यों सुनाऊंगा? मैंने उल्टा देवप्रिय से सवाल किया। या तो तुम उस पिस्टल से कोई कांड करके आए हो या फिर करने की फिराक में होंगे। पिस्टल चोरी की रपट लिखवाने इसलिए आए हो कि कल को जब तुम्हारा किया हुआ कांड हमारी नजर में आ जाए तो आप हमारी ही लिखी रपट को हमारे ही सामने अपनी बेगुनाही का सबूत बनाकर पेश कर सको। देवप्रिय जो भी बोल रहा था, एक पुलसिया होने के नाते उसे वही बोलना चाहिए था, लेकिन हमेशा किसी भी बात को एक ही नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा मेरा निजी विचार था और अब अपने इस विचार से देवप्रिय को अवगत करवाना जरूरी हो गया था। देखिए, एक पुलिस वाले की हैसियत से आपका सोचना बिल्कुल जायज है, लेकिन हमेशा तस्वीर का एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए। पुलिस की तो ड्यूटी होती है कि वो हर एंगल को देखे। मैंने ये सब देवप्रिय के चेहरे पर अपनी नजरें जमाकर बोला था। इसी वजह से मेरी बातों से जो अप्रिय भाव उसके चेहरे पर आए थे उन्हें मैं ताड़ पाया था। तो अब आप हमें हमारी ड्यूटी भी सिखाओगे? देवप्रिय अब अपना पुलसिया रौब झाड़ने पर उतारू हो चुका था। अगर जरूरत पड़ी तो सिखा भी सकता हूँ। मुझे लगता है तुमसे तो बात करना ही समय की बर्बादी है। ये बताओ, महेश्वरी साहब अपने रूम में हैं या नहीं? मैं उसके फिजूल की पुलसिया गिरी से अजीज होकर बोला। तो अब साहब लोगों का नाम लेकर भी हमें डराओगे?
देवप्रिय पता नहीं क्यों मुझसे पंगा लेने पर उतारू था। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को पब्लिक डीलिंग करनी नहीं आती, ऐसे लोगों के पास किसी फरियादी को भेजते ही क्यों हो। मैं अब उसको उसी की स्टाइल में जवाब दे रहा था। मैंने आपसे क्या गलत व्यवहार किया? मैंने अपना वही शक जाहिर किया है जो मेरी जगह खुद महेश्वरी साहब होते तो वो भी करते। देवप्रिय ने मेरी बात का जवाब उसी अंदाज में दिया। तो अपने शक के चलते आप मेरे पक्ष को नहीं सुनोगे या सिर्फ अपनी शक की बुनियाद पर ही मुझे फांसी पर चढ़ा दोगे? मेरी बात सुनकर देवप्रिय को सूझा ही नहीं कि वो क्या जवाब दे। वो चुप्पी साध कर मेरी ओर देखता रहा। जनाब, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और थोड़े बहुत कानूनों की जानकारी मैं भी रखता हूँ। ये बोलकर अपना विजिटिंग कार्ड मैंने उसके सामने उसके टेबल पर रख दिया। उसने मेरा विजिटिंग कार्ड उठाकर गौर से पढ़ा। अब तो मेरा शक की बुनियाद और ज्यादा मजबूत हो गई है। अनुज बाबू, आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और प्राइवेट डिटेक्टिव तो पैदाइशी खुरापाती होते हैं। अब सच सच बोल दो कि क्या खुराफात करके आए हो या कौन सी खुराफात करने जा रहे हो? देवप्रिय एक कुटिल मुस्कान के साथ मुझसे रूबरू हुआ। मैं एक कानून का पालन करने वाला बाइज्जत शहरी हूँ जो हर साल बाकायदा सरकार को इनकम टैक्स भी देता है। आपको ये कुर्सी हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए दी जाती है, ना कि अपनी ख्याली पुलाव पका कर किसी शरीफ शहरी को परेशान करने के लिए दी जाती है। खैर, मैं भी आप जैसे अहमक इंसान से क्यों अपना मूड मार रहा हूँ। मैं अब महेश्वरी साहब से ही सीधा मिल लेता हूँ। और हाँ, आपके किसी के साथ बर्ताव करने की तौर तरीकों की शिकायत भी बाकायदा लिखित में करूंगा। ये बोलकर मैं तेज कदमों से उसके कमरे से निकल गया। वो बंदा मेरे पीछे से आवाज लगाता हुआ रह गया, लेकिन मैं अब उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। महेश्वरी साहब ने मेरी बात सुनते ही देवप्रिय को अपने कमरे में तलब कर लिया था। देवप्रिय कमरे में आकर सावधान की मुद्रा में अपने साहब के सामने खड़ा हो गया था। ये अनुज साहब हैं, कानून के बहुत बड़े मददगार हैं और महकमे में काफी लोग इनका सम्मान करते हैं। इनकी जो भी शिकायत है उसे दर्ज करके उसकी एक कॉपी इनको दो। महेश्वरी साहब ने सीधे सपाट लहजे में देवप्रिय को बोला। जी जनाब, मैं इनकी शिकायत दर्ज कर रहा हूँ, लेकिन शिकायत ऐसी है कि उसके मद्देनजर मेरा इनसे पूछताछ करना जरूरी हो गया था। देवप्रिय ने मरे हुए स्वर में कहा। जब इनकी खोई हुई पिस्टल से हुई कोई वारदात हमारे सामने आ जाए, तब आप अच्छे से अपने सामने बैठाकर इनसे पूछताछ कर लेना। उस समय मैं भी आपके साथ इनसे ढेर सारे सवाल करूंगा, लेकिन अभी सूत ना कपास और जुलाई से लट्ठम लट्ठा होने की क्या जरूरत है? महेश्वरी साहब ने अपनी देशी भाषा में देवप्रिया को समझाया। जी जनाब, मैं इनकी शिकायत दर्ज कर लेता हूँ। ये बोलकर देवप्रिया ने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया। मैं महेश्वरी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए देवप्रिया के पीछे प्रस्थान कर गया। थाने से कोई मुझे 1 घंटे के बाद निजात मिली थी। मैंने घड़ी में समय देखा, रात के 11 बज चुके थे। मैं वापस अपने फ्लैट पर लौट आया। खुद को बिस्तर के हवाले करने के बाद मैं अभी नींद आंखों से कोसों दूर थी। एक बिना वजह की आफत मेरे गले बैठ गई थी। बैठे बिठाए नहीं बल्कि लेटे लिटाए पड़ी थी। अब वो आफत की पुड़िया आई थी। उस वक्त मैं खुद को बिस्तर के हवाले कर चुका था। उस लड़की के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसकी खोज खबर निकालना तो जरूरी था। मैंने एक बार फिर से समय देखने के लिए अपनी दीवार घड़ी पर नजर डाली। 11:30 बज चुके थे। मुझे पक्का यकीन था कि रागिनी अभी सोई नहीं होगी। मैंने आज की पूरी घटना रागिनी को भी बताना उचित समझा। मैंने तुरंत रागिनी को फोन मिला दिया। रागिनी ने फोन को रिसीव किया तो उसकी अलसाई आवाज से पता लगा कि मोहतरमा को मैंने नींद से जगा दिया था। क्या हुआ? अब रात को नींद नहीं आने की बीमारी भी हो गई है क्या, जो शहर की सुंदर सुंदर लड़कियों को फोन करने लगे? रागिनी ने उठते ही तंज मारा। मेरी कॉलर लिस्ट में नाम भूतनी लिखा हुआ आ रहा है। सुंदर लड़कियों के नंबर तो मैं विश्व सुंदरी के नाम सेव करता हूँ। मैंने रागिनी के नहले पर दहला मारा। इस भूतनी से बचकर रहना, ये कभी कभी जिंदा इंसानों को भी हजम कर जाती है। रागिनी ने तपी हुई आवाज में बोला। चल, अब मुझे हजम करने के सपने बाद में देखना, और वो सुन जिसके लिए तुम्हें फोन किया है। मैं अब
बकलोली बंद करके मतलब की बात पर आया। क्या हुआ? रागिनी भी अब किंचित गंभीर स्वर में बोली। मैं रागिनी को आज जो भी मेरे साथ घटना घटी बताता चला गया। पूरी बात सुनने के बाद भी रागिनी कुछ देर खामोशी रही। गुरु, या तो अब शादी करके अपने गले में घंटी बांध लो, नहीं तो इस शहर की लड़कियां तुम्हें फांसी के फंदे पर जरूर लटकवा देंगी, रागिनी ने नसीहत भरे स्वर में बोला। लेकिन मैं तो एक लड़की की मदद ही कर रहा था। सबसे बड़ी बात, वो खुद चलकर मेरे घर तक आई थी। मैं उसे बुलाकर नहीं लाया था। और जिस बदहवासी की हालत में थी, मेरी जगह कोई भी होता वो उसकी मदद करता। मैंने रागिनी के सामने अपनी सफाई दी। अब वो कर गई ना तुम्हारी मदद। अब ये नहीं पता कि वो मैडम कोई चोरनी थी जो कोई चुराने के इरादे से घर में घुसी थी, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो भागती चोर की लंगोटी सही, इसलिए वो तुम्हारी पिस्टल ले गई। रागिनी ने अपनी सोच बताई। तुम बहुत सतही तरीके से सोच रही हो रागिनी। ये भी तो हो सकता है कि कोई लड़कियों के बारे में मेरी कमजोरी को जानता हो और उसी का फायदा उठाकर उस लड़की को मेरे घर भेजा गया हो। अब वो किस इरादे से आई थी ये तो तभी पता लगेगा जब कभी हम उसे पकड़ पाएंगे, मैंने रागिनी को बोला। मैं आपकी बात समझ गई गुरुदेव। ये बंदी कल सुबह 9 बजे आपके घर पर उपस्थित हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, रागिनी ने मेरी बात का मतलब समझते हुए बोला। ठीक है मेरी प्राण प्रिय विश्व सुंदरी, मुझे अपने गरीब खाने में आपके आगमन का इंतजार रहेगा। मैंने उसकी शान में चिरौरी भरे शब्दों का प्रयोग किया। क्यों, अब आपकी लिस्ट में इस भूतनी का नाम विश्व सुंदरी दिखाई देने लगा है? उधर से रागिनी का खिलखिलाता स्वर सुनाई दिया। अब रात को अगर भूतनी का ख्याल करके सोऊंगा तो पूरी रात सपनों में कोई भूतनी ही डेरा डालकर रहेगी। इसलिए विश्व सुंदरी को याद किया है ताकि सपनों में ऐश्वर्या राय आए, कैटरीना कैफ आए, मैंने हंसते हुए रागिनी को बोला। क्यों, दिल्ली की लड़कियों ने अब घास डालना बंद कर दिया है क्या, जो आजकल फिल्मी हसीनाओं के सपने देखने लगे हो? रागिनी ने मेरा पानी उतारने में पल भर की भी देरी नहीं की थी। सो जा भूतनी, नहीं तो सुबह आने में 11 बजाएगी। जब मुझे उसकी बात का कोई जवाब नहीं सूझा तो मैंने ये बोलकर फोन काटना ही सही समझा। मुझे पता था कि बातों में मैं रागिनी से नहीं जीत सकता था। एक वही थी जिसके सामने अपन की गिनती न 3 में थी न 13 में। एक बार फिर से मुझे उस कम जर्फ हसीना का ख्याल हो आया था जो बारिश में भीगी हुई मेरे घर में घुस आई थी और मुझे 2 लाख की पिस्टल का चूना लगाकर चली गई थी। मैं उसके बारे में सोचता हुआ नींद की आगोश में चला गया था। सुबह होते ही मेरे फ्लैट का बेल किसी झांगिरी घंटे की मानंद बजने लगा था। एक तो वैसे ही रात को देर से सोया था, उस पर इतनी सर्दी में सुबह सुबह रजाई में से निकलने का सितम। मैंने एक नजर अपनी दीवार घड़ी पर डाली। अभी सुबह के 7 ही बजे थे। रागिनी ने तो 9 बजे आने के लिए बोला था। इस वक्त इतनी सुबह कौन आया होगा, ये सोचते हुए मैं मनी मन आने वाले को गालीनुमा उपमा से नवाजता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा खोलते ही मुझे सुबह सुबह उस मनहूस पुलसिए देवप्रिय की शक्ल नजर आई। मैंने कौतूहल से उसकी तरफ देखा। इतनी सुबह उसकी आने का अभिप्राय मेरी समझ से बाहर था। उसने एक कुटिल मुस्कान से मेरी तरफ देखा। चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। महेश्वरी साहब भी तुम्हारी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देवप्रिय की वो मुस्कान बोलते हुए भी उसके चेहरे से लुप्त नहीं हुई थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो इतनी सुबह सुबह पुलिस को इस नाचीज की याद आ गई? मैंने प्रत्यक्ष में देवप्रिय से पूछा। पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है और लड़की को गोली मारी गई है। तुम्हें उस लड़की की शिनाख्त करनी है कि क्या ये वही लड़की है जो बकौल तुम्हारी पिस्टल चुरा कर भागी थी। देवप्रिय ने इस बार गंभीर स्वर में बोला था। ओह, लाश कहाँ पर मिली है, मैंने पूछा। अब सारे सवालों के जवाब यहीं पर खड़े हुए चाहिए क्या? साथ चलिए, सब पता चल जाएगा। देवप्रिय फिर से अपनी रात वाली पुलसिया आकड़ पर उतर आया था। कपड़े बदलने का मौका तो दीजिए, 2 मिनट इंतजार कीजिए आप, ये बोलकर मैं वापस अंदर की तरफ मुड़ गया। इस बार देवप्रिय ने कोई प्रतिवाद नहीं किया और वहीं खड़े रहकर मेरे बाहर आने का इंतजार करने लगा।
उसका ये इंतजार कोई 10 मिनट चला। इन 10 मिनट में मैंने अपने कपड़े बदले, आधा अधूरा फ्रेश हुआ और बाहर निकलकर अपने फ्लैट का ताला लगाया। उसके बाद सुबह सुबह एक लाश की शिनाख्त करने जैसी मनहूस काम के लिए उस मनहूस इंसान के साथ रवाना हो गया। वो अनजान लाश। अध्याय 3। मैं एसआई देवप्रिय के साथ जिस जगह पर पहुंचा था वो जगह सेक्टर 16 की एक पुलिया थी जो ईएसआई अस्पताल से थोड़ा सा आगे जाकर सेक्टर 16 को उस रोड से जोड़ती थी। बड़ी जल्दी आपकी जरूरत पड़ गई अनुज बाबू, थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर देवेंद्र माहेश्वरी ने मुझ पर नजर पड़ते ही बोला। कानून को जब भी इस बंदे की दरकार होती है बंदा तो उसी वक्त हाजिर हो जाता है। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ माहेश्वरी साहब को बोला, मेरे साथ आइए और देखकर बताइए कि कल रात को आपके घर में घुसकर आपके पिस्टल को चुराने वाली यही लड़की थी क्या? महेश्वरी साहब ने मेरी ओर देखकर बोला। मैं धड़कते दिल के साथ उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा जिन झाड़ियों में उस लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने एक सरसरी नजर उस लड़की पर डाली और एक राहत की सांस ली। ये वो लड़की नहीं है जनाब, मैंने माहेश्वरी साहब की ओर देखकर घोषणा की। ध्यान से देखो, हो सकता है नींद की वजह से तुम्हारी आंखें अभी पूरी तरह से ना खुली हों। माहेश्वरी साहब ने हल्के से विनोद भरी स्वर में बोला। जिस आदमी के दरवाजे को सुबह सुबह पुलिस खटखटाए उस आदमी की नींद खुलती नहीं है जनाब, बल्कि उड़ जाती है। मैंने माहेश्वरी साहब की बात का जवाब उन्हीं के अंदाज में दिया। लेकिन जनाब, मृतका के शरीर में जो गोली का घाव नजर आ रहा है वो बिल्कुल उसी पिस्टल से निकली गोली का हो सकता है जिसकी गुमशुदगी की रपट अनुज साहब ने कल रात को ही लिखवाई है। देवप्रिया ने मेरी ओर अपनी शक्की निगाहों को डालते हुए बोला। .32 बोर की पिस्टल क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही शख्स के पास हो सकती है क्या? और बिना पिस्टल की बरामदी के तुम ये कैसे साबित करोगे कि मृतका को लगी गोली उसी पिस्टल से निकली है? मैंने उस लड़की के सीने में लगी गोली के घाव को देखते हुए बोला। यही बात तो हमारी शक की सुई तुम्हारी ओर घुमा रही है अनुज बाबू। आपने इस लड़की को मारने के लिए अपनी जासूसी दिमाग का बखूबी इस्तेमाल किया है। पहले अपने पिस्टल के गुम होने की झूठी रिपोर्ट लिखवाई और फिर उसी पिस्टल से इस लड़की को मारकर अब मासूम बनने का दिखावा कर रहे हो। देवप्रिय एक तरीके से मुझे कातिल साबित करने की पूरी थ्योरी बना चुका था। मैं खामखा क्यों किसी लड़की को मारूंगा? मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं। मैं तो इस लड़की को पहली बार देख रहा हूँ। तो इस मुर्दा हालत में मैंने देवप्रिय की बात का तुरंत प्रतिवाद किया। तुम इस लड़की को जानते हो या नहीं, या इससे पहले इसे कभी देखा है या नहीं, ये सब अब हमारा जांच का विषय है अनुज बाबू। देवप्रिय अब अपने पुलसिया हथकंडों पर उतर आया था। फिर जांच करके पहले साबित कीजिए कि मैं इस लड़की को जानता हूँ। साबित कीजिए कि इसको मारने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य रहा होगा। उसके बाद आप मुझे फांसी पर लटका देना। अगर मुझे इस लड़की को मारना ही होता तो क्या मैं इतना बेवकूफ था कि जिस हथियार से इसे मारूंगा उसी की गुम होने की रिपोर्ट लिखवा कर पहले से ही खुद को पुलिस की नजर में ले आऊं? आप बताइए, अगर मैं रात को आपके पास रिपोर्ट लिखवाने ना आया होता तो क्या आप सुबह सुबह मेरे घर पर आ सकते थे? क्या आपको सपना आना था कि मैं इस लड़की को मारकर यहाँ डालकर अपने घर पर जाकर सो गया हूँ? मैं एक ही सांस में उस पुलिसिये की खबर लेता चला गया। उसके पास इस वक्त मेरी एक भी बात का जवाब नहीं था। उसने आहत नजरों से अपने साहब की तरफ देखा। अनुज की बातों में दाम है देवप्रिय। पहले हमें इस लड़की के बारे में जानना चाहिए कि ये लड़की कौन है, इसको यहाँ किसने मारकर डाला है। महेश्वरी ने मेरी बचाव करते हुए कहा। लेकिन जनाब, शक तो इस आदमी पर भी बनता ही है, ऐसे कैसे ही नहीं जाने दिए? देवप्रिय ने बुझे हुए स्वर में बोला। हम अनुज को कभी भी पूछताछ के लिए तलब कर सकते हैं। इन पर इतना भरोसा तो हम कर ही सकते हैं कि ये पुलिसिया पूछताछ से बचने के लिए कहीं गायब नहीं होंगी। माहेश्वरी साहब देवप्रिय से ज्यादा मेरे बारे में जानते थे। आप इस बात से निश्चिंत रहिए सर, इस केस को सुलझाने के लिए मैं साई की तरह से आपके साथ रहूंगा। मेरे गायब होने की तो बात भूल ही जाइए।
इलाके के बीसी को सिर्फ हफ्ते में एक बार थाने में हाजिरी देने के लिए बोला जाता है। मैं रोज आपके दरबार में हाजिरी लगाऊंगा। मैंने महेश्वरी साहब की ओर देखकर बोला। ठीक है, अब तो ये रोज तुम्हारी नजरों के सामने रहेंगे। जिस दिन भी इस केस में इसके खिलाफ कुछ भी मिले, उसी दिन इसे पकड़कर लॉकअप में डाल देना। ये बोलकर माहेश्वरी साहब अभी देवप्रिय की तरफ देख ही रहे थे कि फॉरेंसिक की टीम, फोटोग्राफर और एम्बुलेंस तीनों एक साथ वहां अपनी आमद दर्ज करवा चुके थे। देवप्रिय मेरी ओर तिरछी निगाहों से घूरता हुआ आगे की जरूरी कार्यवाही के लिए फॉरेंसिक टीम की ओर बढ़ गया। मैं वहीं महेश्वरी साहब के साथ एक कोने में जाकर खड़ा हो गया था। वैसे एक बात सच सच बोलो, वाकई ये लड़की वो नहीं है जो कल रात को तुम्हारे घर में घुसी थी? माहेश्वरी साहब ने ये पूछकर सिद्ध कर दिया था कि पुलिस वाला आखिरकार पुलिस वाला ही होता है, उसकी वर्दी पर चाहे कितने ही सितारे टके हों। वो लड़की इससे कई हजार गुना सुंदर थी और जब वो मेरे घर में घुसी थी तब वो बुरी तरह से भीगी हुई थी। उसके भीगे हुए कपड़ों से मेरे बेड की वो जगह अभी तक गीली होगी जहां पर आकर वो बैठी थी। जबकि ये लड़की तो किसी भी एंगल से नहीं लग रही है कि ये रात को बरसात में बुरी तरह भीगी होगी। मैंने एक नई थ्योरी से ही महेश्वरी साहब को अवगत कराया। तुम अपनी जगह सही हो अनुज, लेकिन मेरा एक मशवरा है। जितनी जल्दी हो सके अपनी पिस्टल को बरामद कर लो, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी नई मुसीबत तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है। मैं हर बार अपने माथत की बात को काट कर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। अगर ये सब कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे ट्रैक को अच्छी तरह से जानता हूँ। माहेश्वरी साहब ने मुझे मेरा हितैषी बनकर अपनी सलाह से नवाजा था। फॉरेंसिक वालों की विदा होते ही मैं भी वहां से अपने फ्लैट पर आ गया। अभी दरवाजा खोलकर अंदर घुसा ही था कि रागनी ने भी मेरे पीछे ही फ्लैट में प्रवेश किया। कहीं बाहर से आ रहे हो क्या? रागनी ने अपना बैग टेबल पर रखते हुए बोला। सुबह सुबह एक लाश की शिनाख्त करके आ रहा हूँ। अब इस इलाके में जितने भी मर्डर होंगे पुलिस सोचेगी कि वो मेरी ही पिस्टल से हुए हैं। इसलिए अब जब तक मेरी पिस्टल नहीं मिल जाती मुझे ऐसे ही परेशान करेंगे। मैंने तपे हुए स्वर में रागनी को बोला। ये तो है, इसलिए पिस्टल को हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। रागनी भी चिंतित स्वर में बोली। लेकिन सवाल तो यही है कि कैसे ढूंढें? मैंने रागनी की ओर देखकर बोला। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है क्या? क्या पता वो लड़की किसी कैमरे की पकड़ में आई हो। रागनी ने सही दिशा में सोचा था। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन कैमरे आसपास लगे हुए तो जरूर होंगे। मैंने रागनी की बात से सहमति जताई। चलो फिर सबसे पहले उन कैमरों को ही ढूंढते हैं, फिर उनके मालिकों से उनकी फुटेज दिखाने की गुजारिश करते हैं। रागनी ने अपनी जगह से उठते हुए बोला। अरे पहले कुछ खा पी तो लो, सुबह 7 बजे से भूखा प्यासा बैठा हूँ। मैंने रागनी को बोला। मैं लाई हूँ ब्रेकफास्ट घर से, तुम इतने फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफी बनाती हूँ। रागनी पहले से ही समझदारी वाला काम करके आई थी। मैंने एक मुस्कुराहट भरी नजर रागनी पर डाली और बाथरूम में घुस गया। पड़ोस के 2 मकानों में ही हमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नजर आए। उसके बाद थोड़ी सी आगे जाकर जिस भोजनालय से मेरा टिफिन आता था उसके बाहर भी मुझे एक कैमरा लगा हुआ मिला। उन तीनों कैमरों को देखकर उस लड़की के बारे में जानने की कुछ उम्मीदों ने मन में अंगड़ाई ली। सबसे पहले मैंने उस भोजनालय से ही शुरुआत की। भोजनालय के मालिक शर्मा जी मेरे अच्छे जानकार थे, इसलिए उन्होंने अपने कैमरे की फुटेज दिखाने में कोई गुरेज नहीं किया। मैंने करीब 7 बजे से फुटेज को देखना शुरू किया। रागनी भी पूरी तल्लीनता से टीवी स्क्रीन पर अपनी नजर लगाई हुई बैठी थी। तकरीबन पौने 8 बजे के करीब एक नीली रंग की वलोनी कार आकर रुकी थी। उस कार से एक लड़की उतरी और बारिश से बचने के लिए मेरे फ्लैट की ओर तेजी से दौड़ी। मैंने एक नजर रागनी की ओर उठाकर देखा। रागनी ने भी मेरी ओर देखा। बादशाह, ये गड्डी तो कल रात को मेरे होटल के बाहर काफी देर तक खड़ी रही थी। शर्मा जी ने हल्के से पंजाबी लहजे में बोला था। इस गाड़ी से जो लड़की उतर कर मेरे फ्लैट की तरफ दौड़ती गई है, उस पर नजर पड़ी थी क्या आपकी? मैंने शर्मा जी से पूछा। ना भैया, पराई औरतों को देखने का कोई शौक नहीं रखता जी। शर्मा जी की ये बात सुनते ही रागनी के चेहरे पर बरबस एक मुस्कान थिरक उठी थी। अब इस फुटेज को 8:30 बजे के आसपास लेकर आओ। इसी वक्त के आसपास वो लड़की मेरे फ्लैट से गायब हुई थी।
मैंने रागनी की मुस्कान से खिसिया कर उसे बोला, पूरा ही देख लेते हैं सर, क्या पता इस आधे घंटे में गाड़ी में भी कोई और बंदा उतरा हो या कोई और आया हो, रागनी ने बोला। तो मैंने भी सहमति में सिर हिला दिया। एक बात तो सिद्ध हो गई कि ये लड़की प्री प्लान आई थी। इसने अपनी जान पर खतरे की मुझे झूठी कहानी सुनाई और किसी खास मकसद से उसने मेरी पिस्टल को भी चुराया। मैंने अभी तक की फुटेज को देखकर अपना आकलन लगाया। इस बारे में घर पर चलकर बात करेंगे, ये बोलकर रागनी ने फिर से अपनी नजर स्क्रीन पर टिका दी। अगले 40 मिनट हमारे बहुत ही बोरिंग गुजरे। ना तो कोई उस गाड़ी के पास आकर फटका और ना कोई उस गाड़ी से उतरा। कोई 40 मिनट के बाद वही लड़की फिर से दौड़ती हुई आई और जैसे ही कार में बैठी वैसे ही गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर बिखर गई। जैसी गाड़ी आगे बढ़ी, गाड़ी की पिछली तरफ लगा हुआ नंबर प्लेट हमारे सामने नुमाया हो गया, जिसे मुझसे पहले रागनी ने अपनी फोन की नोटबुक में लिख लिया। हमने उस गाड़ी के वहां से रवाना होते ही उस फुटेज को फिर से रिवाइंड किया और जिस जिस जगह वो लड़की फुटेज में दिख रही थी उस जगह की अपने मोबाइल से फोटो खींचकर सेव कर ली। साथ ही उस पूरी फुटेज का डाटा केबल से अपने मोबाइल में भी ले ली। उसके बाद हम शर्मा जी का धन्यवाद बोलकर उस भोजनालय से बाहर आ गए। चलो कोई तो सुराग मिला उस लड़की का, कम से कम उसे ढूंढने की एक शुरुआत तो हो सकती है, रागनी ने मेरी ओर देखकर बोला। हाँ चलो अब बाकी दोनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देख लेते हैं, मैंने रागनी को बोला और उन घरों की ओर बढ़ गए जिन पर भी कैमरे लगे थे। लेकिन दोनों ही जगह हमें उम्मीद ही नहीं लगी। एक पड़ोस ने तो अपना सीसीटीवी कैमरा ही खराब बताया और दूसरे पड़ोसी दोनों ही मियाँ बीवी नौकरी पेशा थे, तो दोनों ही अपने काम पर जा चुके थे। घर पर ताला लटका हुआ था। मैंने निराशा से रागनी की ओर देखा। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास आगे बढ़ने के लिए उसकी गाड़ी का नंबर क्लू है, हम वहीं से शुरू करते हैं, रागनी ने मेरी निराशा को भांपते हुए बोला। चलो फिर इस गाड़ी की डिटेल निकालते हैं, इसके बाद पकड़ते हैं इस लड़की को। ये बोलकर मैं अब अपने फ्लैट की ओर बढ़ गया था। आजकल किसी गाड़ी की डिटेल निकालना कुछ मिनटों का ही काम था। गूगल बाबा ने दुनिया के काफी कामों को आसान बना दिया था। लेकिन इस वक्त मुझे जिस बात ने ज्यादा बेचैन किया हुआ था वो ये थी कि वो लड़की एक प्लान बनाकर मेरे घर में घुसी थी। इस वक्त कौन बनेगा करोड़पति से भी बड़ा सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया था कि इस शहर में मेरा ऐसा कौन सा खैरखा पैदा हो गया था जिसने मेरे खिलाफ कोई साजिश रचने की पहल मेरे ही घर से की थी। वैसे आपके सेवक के दुश्मनों की तादाद बहुतायत है। अब इनमें से किसी एक दुश्मन को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। रागिनी का आगमन, अध्याय 4। वो गाड़ी रोहिणी के ही सेक्टर 11 के पते पर रजिस्टर्ड थी। गाड़ी किसी कुमार गौरव के नाम से रजिस्टर्ड थी। सेक्टर 11 का पता देखते मेरी उम्मीदों के पंखों को नए परवान मिल चुके थे, क्योंकि उस अनामिका नाम की लड़की ने मुझे यही बताया था कि वो रोहिणी के सेक्टर 11 में ही रहती थी। उस पते के मिलने के बाद हमारा सबसे पहला काम अब उस पते पर पहुंचने का ही था। इस वक्त आपका सेवक रागिनी के साथ उसी पते पर खड़ा था। रागिनी ने उस घर की बेल बजाई। दरवाजा किसी नौकरानी ने खोला था। मैंने उसे कुमार गौरव को बुलाने के लिए बोला तो वो बिना कुछ बोले वापस अंदर मुड़ गई। कुछ देर में ही कोई 30 वर्षीय जवान मेरे सामने खड़ा था। बंदे की बॉडी देखकर लग रहा था कि वो जिम में जमकर पसीना बहा रहा है और जमकर सप्लीमेंट के डिब्बे पर डिब्बे खाली किए जा रहा है। जी कहिए, कहाँ से आए हैं आप? उस शख्स ने मेरी ओर अनजान निगाहों से देखते हुए पूछा। आप ही कुमार गौरव हैं? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, मैं ही कुमार गौरव हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? उसने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा। वो नीले रंग की वेलिनो आपकी ही है गाड़ी? इस बार रागिनी ने पूछा। जी, नीले रंग की वेलिनो मेरी ही गाड़ी है। आप जानते हो कुछ मेरी गाड़ी के बारे में? उसके इस सवाल ने मानो हमारे ऊपर कोई वज्रपात सा किया हो। जानते हो मतलब? ये सवाल आपके सेवक ने किया। कल शाम से मेरी गाड़ी गायब है भाई। रात को थाने में रिपोर्ट भी लिखवा कर आया हूँ, लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई पता नहीं, कुमार गौरव ने रुआंसे स्वर में बोला। हमारी उम्मीदों पर तुषारपात हो चुका था। क्या हम लोग अंदर बैठकर बात कर सकते हैं?
तभी रागिनी ने बोला, जी लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन हैं। कुमार गौरव के लिए ये भी मुसीबत थी कि वो ऐसे ही किसी अनजान लोगों को अपने घर के अंदर नहीं घुसा सकता था। मैंने अपना कार्ड निकालकर उसके हाथ में दिया। आप डिटेक्टिव हैं? आप मेरी गाड़ी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? कुमार गौरव ने मेरा परिचय जानते हुए पूछा। हमने आपकी गाड़ी में एक लड़की को कल रात को एक सीसीटीवी की फुटेज में देखा है, इस बार रागिनी ने बोला। आप लोग अंदर आइए, ये बोलकर कुमार साहब ने हमारे लिए दरवाजा छोड़ दिया। हम उसके पीछे अंदर की तरफ बढ़ गए। कुछ ही पलों में हम उसके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ड्राइंग रूम में सन 80 के दशक के चॉकलेटी हीरो कुमार गौरव की उसकी फिल्म लव स्टोरी की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैं उस तस्वीर को देखकर मुस्कुरा दिया। इस बंदे की एकमात्र यही फिल्म थी जिसने सिनेमा जगत में तहलका मचा दिया था, और रातों रात ये बंदा उस समय की नवयौवनाओं की दिलों की धड़कन बन गया था। लेकिन इस एक फिल्म के बाद ही इस बंदे के सितारे डूबते चले गए। लगता है कुमार गौरव के बड़े जबरा फैन हो, जो नाम भी उनका रखा हुआ है और ड्राइंग रूम भी उन्हीं की तस्वीरों से सजा रखा है। मैं और रागिनी इस वक्त दिलचस्प निगाहों से उस तस्वीर को देख रहे थे। जी मैं नहीं, मेरी मम्मी इनकी बड़ी जबरदस्त फैन है। उन्हीं ने मेरा नाम भी कुमार गौरव रखा था, कुमार साहब के ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सही बोल रहे हैं, वैसे आप तो बॉडी से ही तो सनी देओल के फैन लगते हो। मैंने अपनी भूल सुधार की। मेरी बात उसे पसंद आई थी, तभी वो ठठाकर हंस पड़ा था। आप जरा इस लड़की को देखिए, ये लड़की कल रात आपकी गाड़ी में देखी गई है। मैंने अपना मोबाइल की फोटो गैलरी खोलकर उसे पहले से ली गई फोटो को दिखाया। कुमार बाबू गौर से उस तस्वीर को देखने लगे। ये लड़की तो मल्लिका जैसी लग रही है। कुमार की बोली हुई इस बात ने मेरे कान खड़े कर दिए। आप जानते हैं इस लड़की को? मैंने गौर से कुमार के चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ, एक नंबर की फ्रॉड लड़की है, लेकिन ये तो जेल में थी, ये बाहर कब आई? कुमार ने अचंभित स्वर में बोला। जरा इसके बारे में खुलकर बताओ। ये कल रात को मेरे घर से एक कांड करके भागी है। मैंने उतावले स्वर में बोला। क्या कांड कर दिया इसने? वैसे ये कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि किसी का खून भी। कुमार एक के बाद एक धमाके इस लड़की के बारे में किए जा रहा था। ये कल रात को तकरीबन 8 बजे के करीब मेरे फ्लैट पर बदहवासी की हालत में आई। इसने मुझे बोला कि इसके पीछे कुछ लोग लगे हैं और इसे जान से मारना चाहते हैं। मैंने इंसानियत के नाते अपने घर में से शरण दे दी, लेकिन ये तो मुझे ही सेंधी लगाकर मेरे घर से फरार हो गई। मैंने देखा कि मेरी इंसानियत वाली बात पर रागिनी अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। क्या सीन लगा दी इसने? कुमार बाबू अब अपने कहने से ज्यादा मेरी सुनने के लिए ज्यादा लालायित थे। ये मेरी पिस्टल चुरा कर भाग गई है। मैं कल रात से इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी आप बीती बता दी। मतलब इस खतरनाक लड़की के कब्जे में मेरी गाड़ी और आपकी पिस्टल है? कुमार मानो खुद से ही बोल रहा हो। और आज सुबह ही एक लड़की की लाश भी बरामद की है पुलिस ने। अभी ये नहीं पता चल पाया कि उस लड़की को किसने मारा है। मैंने कुमार की बात में अपनी बात जोड़ी। क्या पता उस लड़की को भी इसी मल्लिका ने मारा हो। मैंने बताया ना, वो कुछ भी कर सकती है। कुमार उस लड़की से कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था। कुमार, आपकी बातों से लग रहा है कि आप इस लड़की को काफी करीब से जानते हो। जो कुछ भी इस लड़की के बारे में जानते हो वो हमें बता दो, ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी पकड़ सकें। नहीं तो पता नहीं ये किस किस की जान लेगी। रागिनी ने हमारी बातचीत के सिलसिले को तोड़ा। ये लड़की पहले मेरी ही कंपनी में काम करती थी। ये गजब की खूबसूरत लड़की है। इसकी खूबसूरती ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। जो कोई इसे पहली बार देखता है वो इसकी ओर खींचा जाता है। मैं भी इसके इस रूप जाल में फंस गया था और ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। कुमार ने सुनी आंखों से शून्य में निहारते हुए बोला। फिर तो इसके बारे में सब कुछ गहराई से जानते होंगे। रागिनी ने अब पूछताछ की कमान अपने हाथ में ले ली थी। ज्यादा नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि मॉडल टाउन में रहती थी। इसने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मुझे लाखों का चूना लगाया, और जब मैंने इसे पैसे देने से इनकार किया तो इसने मेरे साथ अपना ब्रेकअप कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि उसका तो ये बिजनेस है। हर कंपनी का मालिक उसका बॉयफ्रेंड होता है, और जब तक वो उस पर पैसे लुटाता रहता है वो इस लड़की की गुड बुक में रहता है।
उसको पूरी तरह से चूसने के बाद ये उसको टाटा बाय बाय करके उसकी जिंदगी से निकलकर अपने नए शिकार की तलाश में निकल जाती है। बस इसमें से एक ही अच्छी बात है कि ये किसी को उसकी जिंदगी से जाने के बाद ब्लैकमेल नहीं करती। कुमार ने जो भी बताया था वो काफी दिलचस्प था। एक बात और थी कि इस लड़की को पकड़ने में चक्कर में अभी कुमार जैसे कई लुटे पिटे आशिकों से मुलाकात होने वाली थी। वो किसी के लिए अनामिका थी, किसी के लिए मल्लिका, ना जाने कितने नाम और रूप थे इस लड़की के। बहरहाल इतना तो कुमार की बातों से स्पष्ट था कि लड़की बहुत खतरनाक थी। लेकिन इस खतरनाक लड़की ने इस बार एक गलती कर दी थी कि इसने अनजाने में अनुज द ग्रेट से पंगा ले लिया था। लेकिन क्या सच में उसने अनजाने में मुझसे पंगा लिया था? सुबह तो मैं और रागनी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि वो लड़की प्री प्लान बनकर मेरे घर में घुसी थी। वो जानती थी कि मैं भी उसकी खूबसूरती में उलझ जाऊंगा। अभी मैं अपने तवस्सुल में उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि कुमार का फोन बज उठा था। कुमार ने फौरन से पेशतर फोन को उठाया। उसने कुछ देर फोन पर एक तरफ जाकर बात की, फिर तेज कदमों से हमारी तरफ आया। पुलिस को गाड़ी मिल गई है, कुमार ने उत्साहित स्वर में बोला। कहाँ पर? मेरा और रागनी का सम्मिलित स्वर वहां गूंजा था। यहीं सेक्टर 6 में अंबेडकर हॉस्पिटल की पीछे वाली रोड पर मिली है, पुलिस को कुमार ने मेरी ओर देखकर जवाब दिया। चलो फिर आप हमारे साथ आओ, क्या पता आपकी गाड़ी से ही आगे के कोई सुराग मिल जाए। मेरी बात सुनकर कुमार ने साथ चलने में कोई भी हीला हवाली नहीं की और हमारे साथ बाहर की ओर चल पड़ा। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ अगले वीडियो को लेके शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।